हेलो बच्चों, आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली आज अपन बात करते हैं नॉर्मलिटी पर। ठीक है, तो एक्चुअल में जो नॉर्मलिटी है बेसिकली अपन को मॉल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स अपना टॉपिक था और कंसंट्रेशन टर्म्स में आज अपन डिस्कस करेंगे नॉर्मलिटी को। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, नॉर्मलिटी कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ी जाती है एज कम्पेयर टू मोलरिटी और मोलरिटी। यहाँ पर एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। एन फैक्टर जो होता है वो बेसिकली अपन कुछ केसेस के तो अभी यहाँ मॉल कॉन्सेप्ट में पढ़ लेते हैं और अदर जो रिमेनिंग केसेस होते हैं ना वो अपन पढ़ते हैं रेडॉक्स में। ठीक है, एक्चुअल में मेन एन फैक्टर रेडॉक्स में ही पढ़ा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेटा नॉर्मलिटी को। ठीक है, चलो यहां पर नॉर्मलिटी के लिए अपन को पहले बेसिक फॉर्मूला देखना है बेटा। देखो नॉर्मलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। नॉर्मलिटी एक टाइप की कंसंट्रेशन है और इसको अपन डिफाइन करते हैं ऐसे, इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि अपन को किस में रखना होगा बेटा, लीटर में। ठीक है, तो ये यहां पर इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट बन गई इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर एक और नॉर्मल। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अपन को अगर पर्टिकुलर वन नॉर्मल या टू नॉर्मल का सॉल्यूशन दे रखा है मतलब उसके सॉल्यूशन की अपन को नॉर्मलिटी दे रखी है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, इसको अपन जो ये फॉर्मूला है नॉर्मलिटी का, इसमें मेन बात है इक्विवेलेंट की। एक्चुअल में इक्विवेलेंट जो है, इक्विवेलेंट के लिए अपन को पहले एन फैक्टर आना चाहिए। अभी देखते हैं अपन एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये अपना फॉर्मूला हो गया नॉर्मलिटी का बेसिक फॉर्मूला, नॉर्मलिटी का बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें इक्विवेलेंस क्या है। एक्चुअल में इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का एक लॉन्ग प्रोसेस है और उसी बेसिस में अपन को एन फैक्टर पढ़ना होता है और बहुत आराम से सिस्टमेटिक अपन पढ़ेंगे और बहुत आसानी से अपन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, मुझे पहले इक्विवेलेंट को समझना है। तो इक्विवेलेंट जो होता है, जैसे जनरली मॉल कॉन्सेप्ट में अपन मॉल को यूज करते थे, एक्चुअली मॉल बहुत ज्यादा कॉमनली यूज में आता है, लेकिन कैलकुलेशन का एक और तरीका होता है इक्विवेलेंट्स। ठीक है, उससे भी अपन एक टाइप की क्वांटिटी को जज कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक, तो वो यहां पर नॉर्मलिटी के केस में अपन को पुट करनी होती है। एक्चुअल में नॉर्मलिटी और मोलरिटी, जैसे वहां पर मोल को निकाला था कैलकुलेशन करके, और वैसे अपन यहां पर इक्विवेलेंट्स को निकालने वाले हैं। ठीक है, देखो तो एक्चुअल में बेसिक फॉर्मूला इक्विवेलेंट्स का क्या है बेटा, ये रहा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर अपन को फाइंड आउट करने होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो कैसे निकालते हैं बेटा, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्चुअल में इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए पहले मेरे को मोल्स पता होना चाहिए और मोल्स के साथ साथ मुझे एन फैक्टर आना चाहिए। मोल्स की कैलकुलेशन अपन को आती है, अपन को मैनली कैलकुलेशन सीखनी है किसकी, एन फैक्टर की। एन फैक्टर में कुछ केसेस है, वन बाय वन एक एक केस को डिस्कस करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैनली कैलकुलेशन अपन को एन फैक्टर पे आना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, नाउ देखो देखो बेटा, एक्चुअल में एन फैक्टर के लिए कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, देखिए एन फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन क्या कहता है, फॉर एसिड, एन फैक्टर फॉर एसिड। एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, देखो एन फैक्टर फॉर एसिड। एक्चुअल में एसिड के लिए एन फैक्टर के लिए आपके पास ये फॉर्मेट होता है, एन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एसिड। एक्चुअल में जो एसिड है वो कितने H प्लस डोनेट करेगा उसी बेसिस पर होता है एन फैक्टर।
एक्चुअल में कोई एसिड पर्टिकुलर कितना H प्लस डोनेट कर सकता है वो उसका एन फैक्टर लिखा जाएगा सिंपली। अब देखो इस बेसिस पर, जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा, एग्जांपल के तौर पे अगर अपने पास ऐसे दे रखा है H2SO4, अब मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो ये मेरा बनेगा 2H प्लस और बनेगा SO4 माइनस 2, ठीक है। अब इसने बेसिकली कितने H प्लस डोनेट किए बेटा, इसने यहाँ पर 2H प्लस डोनेट किए, तो इसका मैं एन फैक्टर डिफाइन कर दूंगा, एन फैक्टर हो गया 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मान बेटा सल्फ्यूरिक के साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड देखूं, ये सल्फ्यूरिक और ये फॉस्फोरिक H3PO4, अगर मैं इसको डिसोसिएट कराता हूं ना तो ये इस तरीके से डिसोसिएट होगा 3H प्लस और PO4 माइनस 3, तो बेसिकली नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन सी इसका क्या बन जाता है, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर की कैलकुलेशन नंबर ऑफ H प्लस आयन से, ठीक है। कई बार क्या होता है अपन को ऐसे रिएक्शन लिख के नहीं देगा, अपन को पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एसिड के लिए एन फैक्टर कितना है, जो कि अपन सारे एसिड लिख लेंगे और उनका फिर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ कई बार क्या होता है बेटा कि एक्चुअल में रिएक्शन दे रखी होती है, और जब रिएक्शन दे रखी होती है तो अपन को रिएक्शन पे फोकस करना है कि एक्चुअल में कितने H प्लस डोनेट किए गए हैं, उस बेसिस पर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं एन फैक्टर की कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ जैसे मान एग्जांपल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना H2SO4, इसको इस तरीके से दे रखा है, मान रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन की फॉर्म में दिया, देख H2SO4 है, रिएक्शन की फॉर्म में कैसे दे रहा है, मान इस तरीके से H प्लस और HSO4 माइनस, तो बेटा यहाँ पर जो कितना H प्लस डोनेट करा रहा है, एक H प्लस डोनेट हुआ, तो मैं इसका एन फैक्टर कितना लिखूंगा, 1। तो जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा तो H2SO4 का एन फैक्टर अपन को कितना लेना है, 2, और अगर क्वेश्चन में गिवन है रिएक्शन दे रखी है तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग जितने H प्लस डोनेट करेगा उतना अपना एन फैक्टर होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें कोई और एग्जाम्पल आ सकते हैं क्या, बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एसिड के लिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो, और मान इस तरीके से ये कुछ देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, स्टार्ट लगा के, स्टार्ट इसको करते हैं यहां से, स्टार्ट लगा के देख इस तरीके से H3PO2, अब देखिए H3PO2 में अपन को H दिखेगी 3, लेकिन एक्चुअल में डोनेट कितनी कर रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ तो एक्चुअल में बेटा इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस तरीके से होती है, P डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H। एक्चुअल में बेटा जो हाइड्रोजन फोन से कनेक्टेड होती है, जो हाइड्रोजन फोन से कनेक्टेड होती है वो हाइड्रोजन कैसी मानी जाती है, वो हाइड्रोजन अपने लिए मानी जाती है एसिटिक हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। एसिडिक हाइड्रोजन जो होगी ना वही एसिड उसी हाइड्रोजन को डोनेट करता है। एसिडिक हाइड्रोजन को कैसे चेक करते हैं कि एक्चुअल में फोन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है वो अपनी एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एक्चुअल में H3PO2 जो है वो एक H प्लस डोनेट करने वाला है इस हाइड्रोजन को, तो अगर मैं इसका डिसोसिएशन लिखूंगा ना बेटा तो इस तरीके से लिखूंगा H3PO2, और ये डिसोसिएट होके एक H प्लस तो डोनेट कर देगा, बाकी बची रहेगी H2PO2 माइनस। अब अपन को रिएक्शन नहीं देगा, अपन को स्ट्रक्चर से पता होना चाहिए, और ये कुछ स्टार वाले क्वेश्चन अपन को याद होने चाहिए कि इसमें इस तरीका का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा इसने कितनी H प्लस डोनेट करी, इसने एक H प्लस डोनेट करी, तो उस बेसिस पर मैं इसका एन फैक्टर मेंशन कर दूंगा, बेटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ऐसे के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ऐसा H3PO3 स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या इसका एन फैक्टर 3 आएगा, हाइड्रोजन तो 3 दिख रही है, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो बेटा, स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, P डबल बॉन्ड
OH। पहले आप क्या काम करो, P डबल बॉन्ड O बना लिया करो इस तरीके से। फॉस्फोरस के जो ये एसिड होते हैं ना, इनके लिए आप P डबल बॉन्ड O बना लो, फिर जो इतनी ऑक्सीजन बच रही है ना उतने ऑक्सीजन को OH लगा के जोड़ दो, ठीक है। अब मान 3 ऑक्सीजन थी तो 2 H से जोड़ दूंगा मैं OH से, एक तो P डबल बॉन्ड O और 2 A से OH, और बचा हुआ 1 H डायरेक्टली फॉस्फोरस, ठीक। अब यहाँ पर चेक करो बेटा एसिडिक हाइड्रोजन कितनी है, फॉन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, बहुत सारे एसिडिक हाइड्रोजन। और जो एसिडिक हाइड्रोजन होती है ना बेटा वही डोनेट करता है एसिड, तो ये 2H प्लस डोनेट करेगा, तो मैं इसका N फैक्टर मेंशन कर दूंगा। N फैक्टर कितना हो जाएगा 2। क्लियर एकदम, ठीक है। तो जनरली अपन को कई बार क्या होगा, एसिड की स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी, और उस एसिड के स्ट्रक्चर में अपन को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ऐसी कोई हाइड्रोजन है क्या जो फॉन से कनेक्टेड है। अगर बेटा फॉन से कनेक्टेड है ना तो उस केस में अपन को उसे एसिडिक हाइड्रोजन मानना है, और एसिडिक हाइड्रोजन मानते हुए उसी को डोनेट करता है अपना एसिड, और उसी के बेसिस पे अपन कैलकुलेट करते हैं एन फैक्टर, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अपन ने करी एसिड के लिए एन फैक्टर की। अब दूसरा केस बेटा आ जाते हैं बेस के लिए एन फैक्टर, ठीक है। चलो, सेकंड है बेटा एन फैक्टर फॉर बेस। एन फैक्टर फॉर बेस में क्या होता है, देख इस तरीके से एन फैक्टर का फॉर्मूला है बेस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय बेस। एक्चुअल में जो बेस है वो कितने OH माइनस को डोनेट करेगा उस बेसिस पर डिसाइड होता है बेटा एन फैक्टर फॉर बेस, ठीक है। चलो, अब इस पे क्वेश्चन वही सिंपली जैसे एसिड के लिए, देखो ध्यान से। एग्जांपल नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने NaOH सिंपली अपन को दिख रहा है, एक OH माइनस डोनेट करने वाला है, तो अपन ऐसे डिसोसिएट कर देंगे Na प्लस और OH माइनस। तो एक्चुअल में बेटा इसने कितने OH माइनस डोनेट करे, एक, तो बहुत इजीली अपन लिख पाएंगे एन फैक्टर कितना हो गया 1, ठीक है। तो बेस के लिए मुझे OH माइनस डोनेट करा देने हैं, और जितने OH माइनस बेस डोनेट करेगा बेसिकली उसी बेसिस पर निकाला जाएगा उसका एन फैक्टर, ठीक है बेटा। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड मान एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखा LOH का होल थ्राइस, LOH का होल थ्राइस। देख बेटा एक्चुअल में ये कितना OH माइनस डोनेट करेगा, ये कंप्लीटली तीनों OH माइनस डोनेट कर देता है, और अपन बनाते हैं बेटा एल्यूमिनियम प्लस 3 और 3 OH माइनस। तो एक्चुअल में 3 OH माइनस बनने के बाद ये इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है, इसका एन फैक्टर आ जाएगा बेटा 3, ठीक है। चलो, देख बेटा इसके अलावा कुछ केस होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्चुअल में इस तरीके से BOH का होल थ्राइस बोरिक एसिड, ठीक है बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3। एक्चुअल में इसका नाम होता है बोरिक एसिड, एक्चुअल में इसका नाम होता है बोरिक एसिड, ठीक है। ये इस तरीके से लिखेगा या इस तरीके से लिखेगा तो अपन को लगेगा ये 3H डोनेट कर सकता है या 3 OH डोनेट कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व नहीं होते, कुछ के स्ट्रक्चर से सॉल्व होते हैं, तो उस तरीके से इसका आंसर 3 गलत हो जाएगा। एक्चुअल में इसका जो आंसर होता है ना बेटा वो एन फैक्टर 1 होता है। अभी मैं आपको समझा दूंगा इसको, ठीक है। तो एन फैक्टर इसका कितना है 1, तो ये ध्यान रखना है, स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही पूछेगा एग्जाम में जो कि अपन गलत करेंगे इजीली, इसलिए ध्यान रखना कि एक्चुअल में इसका नाम बोरिक एसिड है, इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, इसका एन फैक्टर कितना होता है 1। अभी मैं आपको समझा दूंगा, अभी ध्यान रखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये मैंने बेस के लिए एन फैक्टर हो गया, बेस के लिए एन फैक्टर की कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। कई बार अगर अपन को रिएक्शन देगा तो उस बेसिस पे सोचना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे बेटा, मान इसे लिख के दिया है उसने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्शन इस तरीके से दे दी एल्यूमिनियम OH प्लस का 2 और 2 OH
माइनस। अब देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 3 रखना है जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन जब कुछ दे रखा है तो रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है और कितने OH माइनस डोनेट कर सकता है बेटा, उस बेसिस पर क्वेश्चन को जज करना है, सोचना है, और यहां पर जितने OH माइनस डोनेट किए हैं उस बेसिस पे बेटा तेरा एन फैक्टर आ जाएगा कितना, एन फैक्टर 2। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, सिंपल है। चलो, इसलिए ध्यान रखना है, सेम कहानी अपन ने एसिड में भी पढ़ी थी। अगर रिएक्शन दे रखी है, H2SO4 की रिएक्शन दी है और एक ही H+ डोनेट कराया है तो एन फैक्टर लिखेंगे कितना, 1। लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हमेशा H2SO4 का एन फैक्टर कितना मानना है, 2 मानना है। ठीक है, एन फैक्टर के लिए सिर्फ 2 केसेस अपन ने पढ़े हैं, एक और केस पढ़ते हैं, बाकी और भी केसेस होते हैं जो कि अपन रेडॉक्स में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, नाउ देखो लास्ट केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 एक्चुअल में क्या है, इसमें सॉल्ट के लिए निकालते हैं बेटा एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट, इसको पढ़ते हैं अपन ऐसे, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट। ठीक है, देख एन फैक्टर जो फॉर सॉल्ट के लिए कैसे लिखना होता है बेटा, देख इस तरीके से लिखते हैं, इसका बेसिक फॉर्मेट ये है। एन फैक्टर अगर सॉल्ट के लिए निकालना है तो ऐसे मॉड ले लेना है तुझे। ठीक है, सिर्फ वैल्यू लेनी है, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड लेना है, देखो टोटल चार्ज ऑन केटायन, टोटल चार्ज ऑन केटायन। ठीक है, टोटल चार्ज ऑन केटायन या टोटल चार्ज ऑन एनायन, टोटल चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है और वही मैग्नीट्यूड अपने लिए क्या होगा बेटा, एन फैक्टर। ठीक है, कैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, देखो ध्यान से, एक सॉल्ट में लेता हूं, देखो एग्जांपल नंबर 1। मान मेरे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3, इसको मैंने डिसोसिएट किया बेटा और ये बना एल्यूमिनियम +3 और बन गया 3Cl-। ठीक है, अब ये जब डिसोसिएट हुआ ना तो ये केटायन पे टोटल चार्ज देखेगा ना बेटा, तो प्लस का 3 आ जाएगा, और एनायन पे टोटल चार्ज 1 पर Cl पे -1 तो 3 पर -3, तो एनायन पे भी देखेगा तो -3 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड देख ले, मैग्नीट्यूड 3 आ गया, तो इसका एन फैक्टर में मेंशन कर दूंगा कितना बेटा, 3 आ गया। कोई दिक्कत? तो सॉल्ट के लिए इस तरीके से अपन को एन फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले फॉर्मेट आ गए अपने पास सारे। ठीक है, जनरली मॉल कॉन्सेप्ट में अपने जो काम में आने वाले हैं वो फॉर्मेट अपने पास आ चुके हैं। एसिड के लिए एन फैक्टर, बेस के लिए एन फैक्टर, और इवन सॉल्ट के लिए भी पूछता है तो सॉल्ट के लिए एन फैक्टर। ठीक है, सॉल्ट के और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मान इस तरीके से दे रखा है K4FeCN6। इस टाइप के सॉल्ट को देख बेटा कैसे ब्रेक करते हैं, ये जो पावर है ना ये ऐसे डब्बे के ऊपर ले जाते हैं और इधर जो 1 होता है ना इसको ले जाते हैं इस K के ऊपर। जो K के नीचे सबस्क्रिप्ट में नंबर है वो जाएगा डब्बे के ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्ट को जनरली ब्रेक कर देते हैं। जनरली, हर जगह नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से। अब एक्चुअल में ये ब्रेक करने के बाद बेटा कैसा हो जाता है, K पर ये 1 इधर जाएगा तो चार्ज की फॉर्म में, केटायन पहले आता है, एनायन बाद में। तो फिर इस डब्बे पर देखो कैसे FeCN6 और डब्बे पर बैठा कैसा चार्ज, -4। ठीक है, पोटेशियम कितने बेटा, पोटेशियम यहाँ पर देख नंबर उनके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसके हैं 4। ठीक है, बॉक्स कितना था बेटा, एक ही। टोटल चार्ज ऑन केटायन देख ले, टोटल चार्ज ऑन केटायन +4 आ गया, टोटल चार्ज ऑन एनायन -4। सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और हमेशा देख चार्ज जो केटायन एनायन पे इक्वली आने वाला है, मतलब अपोजिट साइन में होगा, तो एन फैक्टर ऐसा नहीं दोनों से कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग आएगा। एन फैक्टर अपना आ गया यहाँ पर इसका 4। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, और देख एक और एग्जांपल बेटा, एग्जांपल नंबर 3। मान इस तरीके से दिया है Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट को आप कैसे ब्रेक करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट को देख यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ये 2 इधर और ये 3 इधर। ठीक है, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा बेटा। पहले चार्ज लिखना होता है एल्यूमिनियम पे +3 और फिर सल्फेट पे बेटा -2। फिर देखना होता है नंबर ऑफ एटम, एल्यूमिनियम के 2, सल्फेट के
3। टोटल चार्ज देख ले, एल्यूमिनियम पे टोटल चार्ज एक पे +3 तो +6, एक पे -2 तो 3 पर -6। मैग्नीट्यूड देख तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा 6 आ गया। ठीक है, तो सॉल्ट के लिए भी अपन एन फैक्टर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एन फैक्टर आ जाएगा, मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मेलिटी अपनी कैलकुलेट होके आ जाएगी। सिंपल है, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, अब अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एन फैक्टर के लिए। ठीक है, देखो मान इस तरीके से अपन को दे रखा है HNO3। ठीक है, अपन को दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अपन को दिया है सोडियम एजाइड, अपन को दिया है Na3N। तो देख अपन इनके एन फैक्टर कैलकुलेट करने। देख बेटा ये तो एसिड है, इसको कैसे ब्रेक करूंगा, H+NO3 माइनस नाइट्रिक एसिड, जितने H+ डोनेट करेगा वो उसका एन फैक्टर है, तो एन फैक्टर मेंशन कर दूंगा बेटा कितना 1। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ब्रेक करूंगा बेटा Mg+2 और 2OH माइनस। ठीक है, कितने OH माइनस डोनेट कर रहा है 2, तो इसका एन फैक्टर मेंशन कर दूंगा। एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा 2। सोडियम एजाइड बेटा इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, देख ध्यान रखना पड़ेगा Na+ और N3-। टोटल चार्ज ये सॉल्ट है तो कैटायन पे टोटल चार्ज 1, एनायन पे 1 -1 मतलब मैग्नीट्यूड लेना है तो एन फैक्टर 1। देख सोडियम नाइट्राइड होता है Na3N, इसको कैसे ब्रेक करते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकता है, तो Na पर +1 चार्ज, नाइट्रोजन पे -3, 3 Na, इस तरीके से बैलेंस करेगा तो यहाँ पर टोटल चार्ज के टाइम पे दिखेगा +3 -3, तो एन फैक्टर कितना आ गया बेटा, एन फैक्टर 3। ठीक है, तो अपन एन फैक्टर की कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत सिंपली, और एन फैक्टर की कैलकुलेशन हो जाएगी तो अपन इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे, और इक्विवेलेंट्स निकालने के बाद अपन नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये बेटा अपना नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट था। ये नॉर्मलिटी के कॉन्सेप्ट के बाद अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो एन फैक्टर की कैलकुलेशन करी और बस बेसिक फार्मूला जो था उसमें अपन पुट करके नॉर्मलिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अपन फिर बाद में देखते हैं कि नॉर्मलिटी के और बाकी अदर कंसंट्रेशन के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है बेटा, चलो।